जब मैं नरगिस के साथ समनाबाद के मूनलाइट रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो रात के ठीक 9 बज रहे थे। बहुत शानदार और एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट था। मध्यम नीलगू रोशनी में अंदर की फजा सहरागी थी। किसी तरफ से हल्की मौसीकी की आवाज सुनाई दे रही थी। हॉल खासा वसी व अरीज था। मेजें एक दूसरे से फासले पर थीं। अतराफ में दीवारों के साथ कैबिन भी बने हुए थे और ऊपर गैलरी भी थी जिसका जीना दरवाजे के दाईं तरफ था। जीने के नीचे काउंटर बना हुआ था। हॉल में कोई मेज खाली नहीं थी। ज्यादा तादाद नौजवान लड़कों और लड़कियों की थी जो सर जोड़े सरगोशियाना अंदाज में बातों में मसरूफ थे। मैं काउंटर के करीब रुककर इधर उधर देखने लगा। मुझे कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जिस पर जीरा ब्लेड होने का गुमान होता। 6-7 साल पहले उसकी उम्र 35 के लगभग थी और अब 41-42 की लपेट में होना चाहिए था। उसके चेहरे के नुकूश मेरे जहन पर नक्श थे, लेकिन मुझे ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। काउंटर के पीछे बैठी हुई लड़की की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। आप किसी को तलाश कर रहे हैं? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ जीरा ब्लेड, मेरा मतलब है नजीर अहमद। लड़की मुस्कुराती बोली, मैं समझ गई। आप 1 मिनट यहीं रुकिए। लड़की ने काउंटर के पीछे दीवार पर लगा हुआ इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर निहायत मध्यम लहजे में किसी से कोई बात की। फिर रिसीवर हुक पर लटका कर मुस्कुराती हुई नजरों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। ठीक 1 मिनट के बाद सीढ़ियों से उतरने वाले आदमी को देखकर मैं उछल पड़ा। वो जीरा ब्लेड था। जीरा ब्लेड को मैंने हमेशा बदहाली में ही देखा था। वो कई महीने बाल नहीं कटवाता था। हमेशा धोती कुर्ता पहनता जो अक्सर मैले होते। पैरों में आम सी चप्पल होती थी, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल बदला हुआ था। सफेद पैंट, सफेद शर्ट और नोकदार शूज भी सफेद। क्लीन शेव, सलीके से कटे हुए और संवरे हुए बाल। वो बहुत ही शानदार शख्सियत का मालिक लग रहा था। वो कुछ देर उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर बेइख्तियार मुझसे लिपट गया। उसने मेरे कान में सरगोशी की, बोला, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो नाजी बाबू। फिर नरगिस की तरफ देखने लगा। मैंने उसे आंख मारी। जीरे ने कहा, आओ अंदर चलकर बैठते हैं। हम सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गैलरी में आ गए। यहाँ भी कैबिन बने हुए थे जो सबके सब भरे हुए थे। जीरे ब्लेड ने गैलरी के आखिर में एक दरवाजा खोला और हमें अंदर दाखिल होने का इशारा किया। बहुत शानदार दफ्तर था। आरामदेह कुर्सियां भी थीं और सोफे भी। हम सोफों पर बैठ गए। जीरा ब्लेड भी मेरे करीब ही बैठ गया। और फिर ये इंकिशाफ मेरे लिए खासा दिलचस्प साबित हुआ कि ये रेस्टोरेंट जीरे ब्लेड की मिल्कियत था। जीरे ब्लेड ने हमारे लिए ठंडे मशरूब मंगवाए और उसके साथ ही बातों का सिलसिला शुरू हो गया। पुरानी बातें, पुरानी यादें और फिर रजिया और शाजी का जिक्र भी आ गया। हम देर तक उनके बारे में बातें करते रहे। मैंने असल मौजू पर आते हुए कहा, तुमने फोन पर रंगों की खेप पकड़वाने की धमकी दी थी। मुझे मालूम है कि शाजी का सिंडिकेट रंगों की आड़ में हेरोइन की बड़ी मिकदार साउथ अफ्रीका स्मगल करते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि उसका तरीकाकार क्या होगा। जीरे ने कहा, सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। फिर वो नरगिस की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, इसकी परवाह मत करो, तुम अपनी बात जारी रखो। और फिर जीरे ने रंगों की आड़ में जो इंकिशाफ किया वो बड़ा सनसनीखेज था। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि धड़ से दरवाजा खुला। हम तीनों ने बैक वक्त मुड़कर उस तरफ देखा और उसके साथ ही मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। शाजी और बूटा दरवाजे में खड़े थे। बूटे के हाथ में पिस्तौल था। शाजी के होंठों पर बड़ी मकरूह मुस्कुराहट थी और वो खूंखार नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। इस सूरत हाल से मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हुआ, बल्कि मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने खा जाने वाली नजरों से जीरे की तरफ देखा। ये उसकी चाल थी। उसने मेरे साथ धोखा किया था। मुझे यहाँ बुलाकर शाहजी को इत्तला दे दी थी और शाहजी ने छापा मार दिया था। लेकिन मुझे जीरे के बारे में अपना ख्याल बदलना पड़ा। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। टांगों में हल्की सी कपकपाहट थी। उसने एक कदम सरक कर मेज का सहारा लिया। अगर उसने मुखबरी की होती तो इस तरह खौफजदा न होता। शाहजी के आ जाने से तो उसकी हिम्मत बढ़ती, लेकिन मैं जानता था कि जीरा अदाकार भी था। वो बहुत अरसा पहले फिल्मों में एक्स्ट्रा की हैसियत से काम कर चुका था। वो एक अच्छा अदाकार था, आगे भी चल सकता था, लेकिन वो हीरोइन के जाल में फंस गया और फिल्मों से दूर होता चला गया। मेरे जहन में उसके माजी के हवाले से ये ख्याल उभरा था कि हो सकता है उस वक्त भी वो खौफजदा होने की अदाकारी कर रहा हो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए नफरत भरे लहजे में कहा, बहुत अच्छे जीरे, मैं तो समझा था कि तुम वाकई मुखलिस और सच्चे दोस्त हो, लेकिन तुम तो बड़े यार मार निकले। शाहजी के हलक से गुर्राहट निकली। बोला, ओए नाजी, इसको क्या कहते हो? इसके तो फरिश्तों को भी पता नहीं कि हम यहाँ छापा मारने वाले हैं। मेरी अक्लमंदी को शाबाश दो। मुझे मालूम था कि तुम अपने पुराने दोस्तों से जरूर राब्ता करोगे। मैंने 3-4 की निगरानी शुरू करवा दी थी। जीरे पर मुझे ज्यादा शक था। उस जमाने में यही तुम्हारा सबसे करीबी साथी था। इस पर मैंने ज्यादा ध्यान दिया था। इसके घर की भी निगरानी करवाता रहा और इसके होटल की भी, और मेरा शक ठीक निकला। 1 घंटा पहले तुम दोनों होटल में दाखिल हुए तो मेरे आदमी ने तुम्हें देख लिया।
पहले तो वो यही समझा कि तुम लोग शायद कुछ खाने पीने के लिए यहाँ आए हो, लेकिन जब उसने तुम्हें इसके साथ ऊपर जाते देखा तो मुझे फोन पर इत्तला दे दी। मुझे कुछ देर हो गई मगर मायूसी नहीं हुई। वो खामोश होकर इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, तुम लोग खामोशी से हमारे साथ चलोगे या यहाँ तोड़ फोड़ करवाना पसंद करोगे? मैंने कहा, तुम न हमें यहाँ से ले जाओगे न तुम्हें तोड़ फोड़ की इजाजत दी जाएगी। तुम मुझे अच्छी तरह जान चुके हो। अगर तुम लोग खामोशी से वापस न गए तो। शाहजी ने मेरी बात काटी, बोला, हम चले जाएंगे, खामोशी से वापस चले जाएंगे। अगर तुम रजिया के घर से लूटी हुई रकम और वो जेवरात मेरे हवाले कर दो, हम खामोशी से वापस चले जाएंगे। वो दोनों बात करते हुए 2 कदम आगे बढ़ाए थे। बूटे के एक हाथ में पिस्तौल था और दूसरे हाथ से उसने अपने पीछे दरवाजा भेड़ दिया। बूटे ने पिस्तौल से इशारा किया, नाजी बाऊ, तुम भी उस तरफ हो जाओ जीरे के साथ, और देखो कोई गड़बड़ मत करना। तुम देख रहे हो कि ये पिस्तौल शोर मचाना पसंद नहीं करता, चलो उस तरफ। मैंने पहली मर्तबा उसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल पर तवज्जो दी। उस पर साइलेंसर लगा हुआ था। मैं अपनी जगह से सरक कर जीरे ब्लेड के करीब आ गया और मेरे ख्याल में यहाँ से गड़बड़ के मौके ज्यादा थे। मैंने कनखियों से मेज की तरफ देखा। ये ऑफिस टेबल थी और चंद और चीजों के अलावा टेलीफोन सेट, इंटरकॉम और उसके करीब ही एक भारी एस्ट्रे भी पड़ा हुआ था। मैं जीरे ब्लेड के साथ मिलकर खड़ा हो गया। मेरी पुश्त मेज के साथ टिकी हुई थी। मैंने अपना हाथ भी मेज के किनारे पर टिका दिया और शाहजी की तरफ देखने लगा। शाहजी ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, क्या इरादा है काका? तुम वो रकम और जेवरात हमारे हवाले करने को तैयार हो या नहीं? मैंने कहा, सुल्तान, तुम जानते हो कि मैं अपनी जुबान और इरादे से कभी नहीं फिरता। मैंने कह दिया ना कि एक तिनका भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी लाश के टुकड़े भी कर दो तो तुम्हें अपने मकसद में कामयाबी नहीं होगी। शाहजी ने कहा, इसका मतलब है कि घी निकालने के लिए मुझे उंगलियां टेढ़ी करनी ही पड़ेंगी। फिर वो बूटे से बोला, बूटे, इन्हें लेकर नीचे चलो और अगर ये कोई गड़बड़ करें तो चला देना गोली। शाहजी वाकई इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ था। चंद रोज पहले ही वो अपनी कोठी में मेरी कुव्वत का मुजाहरा देख चुका था। उसके आदमी मुझ पर काबू नहीं पा सके थे और मैं उन्हें मार पीट कर भाग निकला था। यहाँ तो मेरे साथ नरगिस और जीरा भी थे। वो कुछ ना भी करें तो उनकी मौजूदगी ही बड़ी हौसला अफजा थी। मेरा मेज के किनारे पर टिका हुआ हाथ सरकता हुआ पीछे पहुंच गया और फिर मेरी उंगलियों ने मेज पर पड़े हुए मार्बल के वजनी एस्ट्रे को छू लिया। उसके साथ ही मैं चौंक गया। मैंने कनखियों से जीरे की तरफ देखा। वो भी हाथ पीछे करके एस्ट्रे उठाने की कोशिश कर रहा था और मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों से टकरा गई थी। मैंने अपना हाथ पीछे हटा लिया और नरगिस की तरफ देखा। वो अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। उसका चेहरा खौफ से जर्द हो रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए गहरा सांस लिया। कहा, ठीक है शाहजी, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, मगर यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तोड़ फोड़ हुई तो मैं तुम्हारी तोड़ फोड़ कर दूंगा। शाहजी ने कहा, तुम्हारी उस दिन की तोड़ फोड़ से मेरे पास से तो अभी भी दुख रहे हैं। मैंने तो अभी तुमसे बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब करना है। मैं बूटे का इशारा पाकर अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ा और फिर ठीक उसी लम्हे जीरे ब्लेड ने वजनी एस्ट्रे पूरी कुव्वत से बूटे के पिस्तौल वाले हाथ पर दे मारी। पिस्तौल तो उसके हाथ से नहीं छूटा, लेकिन वो चीखता हुआ दोहरा हो गया। ये मेरे लिए बेहतरीन मौका था। मैंने बूटे पर छलांग लगा दी और उसे लेता हुआ सोफे पर गिरा। नरगिस उछलकर एक तरफ हट गई। अगर वो फुर्ती का मुजाहरा न करती तो सोफे की जद में आकर वो भी गिरती। हम दोनों के बोझ से सोफा उलट गया। गिरते हुए मैं बूटे के ऊपर था, लेकिन सोफा उलटने के बायस मैं कलाबाजी खाता हुआ कालीन पर गिरा तो बूटा मेरे ऊपर आ गया। पिस्तौल अब भी उसके हाथ में था। उसने बाएं हाथ से मुझे काबू करने की कोशिश करते हुए दाएं हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल मेरे सीने पर रखने की कोशिश की, मगर मैंने बड़ी फुर्ती से उसका पिस्तौल वाला हाथ मोड़ दिया। उसी वक्त बूटे की उंगली का दबाव पड़ने से ट्रिगर दब गया। टक की आवाज से निकलने वाली गोली सामने वाली दीवार में पेवस्त हो गई। मैं बूटे के हाथ को मोड़ता चला गया। अब पिस्तौल की नाल बूटे के सीने से लग गई थी। उसने ट्रिगर से उंगली हटा ली और पिस्तौल का रुख मोड़ने की कोशिश करने लगा। वो मेरे ऊपर झुका हुआ था। मैंने उछलकर सर की टक्कर उसके चेहरे पर मारी। टक्कर बूटे की नाक पर लगी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसके साथ ही मैंने उसे अपने ऊपर से गिरा दिया। पिस्तौल के लिए हम दोनों में जिद्दोजहद हो रही थी और फिर बूटे का दाव चल गया। उसने घुटने से मेरी टांगों के बीच में जरब लगाई। मैं कर्रा उठा, लेकिन पिस्तौल पर गिरफ्त ढीली नहीं होने दी। बूटे ने दूसरी जरब लगाई। इस मर्तबा में अपने आप को बचा गया। मेरे सर की जरब से बूटे की नाक से खून बह निकला। खून की धारें उसके होंठों को भी तर कर रही थी। मुझे उसी वक्त दूसरी तरफ देखने का मौका मिला। शाहजी और जीरा ब्लेड भी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। शाहजी ने जीरे को जोरदार घूंसा मारा। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाता हुआ मेज से टकराया और मेज उलट गई।
मेज उलटने से सारी चीजें भी गिरी, जिससे अच्छा खासा शोर हुआ। दरवाजे के बाहर कुछ ही फासले पर फैमिली कैबिन थे, जहां गाहक बैठे हुए थे। शोर की आवाज सुनकर वो जरूर चौंके होंगे। मुझे अंदेशा था कि अगर किसी गाहक ने अंदर झांक कर देखा तो शोर मचा देगा और इस तरह सब गड़बड़ हो जाएगा। शाहजी ने उल्टी हुई मेज के ऊपर से जीरे पर छलांग लगा दी और उसे बुरी तरह रगेदने लगा। अरसा पहले जब जीरा मेरे साथ था तो उसे लड़ाई और मारधाड़ का माहिर समझा जाता था, लेकिन अब वो शाहजी से बुरी तरह पिट रहा था। इसकी वजह शायद ये थी कि वो इस किस्म के सारे धंधे छोड़ चुका था और शरीफाना बिजनेस शुरू करके सहल पसंद हो चुका था। नरगिस ने जीरे को पिटते देखा तो जल्दी से उस तरफ बढ़ गई और जमीन पर पड़ा हुआ वजनी गुलदान उठाकर शाहजी के सर पर दे मारा। शाहजी कर्रा उठा। जीरे के गले पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। इस तरह जीरे को शाहजी पर गालिब आने का मौका मिल गया। मेरे और बूटे के बीच पिस्तौल के लिए कशमकश जारी थी। मैंने उसके हाथ को देखा और जोरदार झटका दिया। इस मर्तबा पिस्तौल बूटे के हाथ से निकलकर उल्टे हुए सोफे के दूसरी तरफ जा गिरा। बूटे का दाव एक बार फिर चल गया। अब मैं उसके नीचे दब गया था। वो मेरे गले पर गिरफ्त जमाने की कोशिश कर रहा था। उसी लम्हे नरगिस हमारी तरफ लपकी। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गुलदान ऊपर उठाया। वो बूटे के सर पर जरब लगाना चाहती थी, मगर उसी वक्त मैंने बूटे को पलट दिया और गुलदान बूटे की बजाय मेरे सर पर लगा। जरब खासी जोरदार थी। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करने लगी। मैंने सर को 2-3 झटके दिए और हवास पर काबू पाते ही बूटे के थोबड़े पर घूंसे बरसाने लगा। दूसरी तरफ अब जीरा ब्लेड शाहजी की ठुकाई कर रहा था कि अचानक शाहजी ने जीरे ब्लेड को उठाकर पटक दिया। जीरा दीवार से टकरा कर गिरा। मेरा ख्याल था कि शाहजी उस पर हमला कर देगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने उठकर दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। उसे भागते देखकर मैंने बूटे को छोड़कर शाहजी की तरफ छलांग लगाई। शाहजी दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा चुका था। मैं हवा में उड़ता हुआ दरवाजे में गिरा। शाहजी की एक टांग मेरे हाथ में आ गई। वो चीखता हुआ मुंह के बल गिरा। उसने झटका देकर अपनी टांग छुड़ाई और बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। मैंने भी उठने में देर न लगाई। शाहजी बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस मर्तबा मैंने मौका नहीं दिया और लातों और घूंसों से उसकी तवाज़ो करने लगा। फैमिली कैबिनों में बैठे हुए गाहक चीखते चिल्लाते हुए कैबिनों से निकलकर सीढ़ियों की तरफ दौड़े। गाहकों में ज्यादा तादाद नौजवान लड़के लड़कियों की थी। वो सब बुरी तरह चीख रहे थे। शाहजी एक घूंसा खाकर सीढ़ियों की तरफ गिरा। उसने संभल कर सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी और लोगों को धक्के देता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा। मैं सीढ़ियों की तरफ लपका। निचले हॉल में भी अफरा तफरी सी मच गई थी। लोग उठ उठ कर दरवाजे की तरफ दौड़ रहे थे। शाहजी लोगों को धक्के देता हुआ दरवाजे से बाहर निकल चुका था और जब मैं बाहर निकला तो वो नीले रंग की एक स्टेशन वैगन में बैठ चुका था। मैं उसी तरफ लपका, लेकिन मेरे करीब पहुंचने से पहले ही स्टेशन वैगन हरकत में आकर जोरदार झटके से आगे बढ़ गई। मैं वापस आ गया और लोगों को धकेलता हुआ रेस्टोरेंट में घुस गया। ऊपर पहुंचा तो नरगिस और जीरा ब्लेड बूटे की मुरम्मत कर रहे थे। नरगिस ने बूटे के बालों को मुट्ठियों में जकड़ रखा था और जीरा उस पर घूंसे बरसा रहा था। बूटे की नाक और होंठों से खून बह रहा था। इसी दौरान 2 वेटर भी वहां गए। जीरा बोला, नाजी तुम लोग निकल जाओ, मैं इसे देख लूंगा। मैंने कहा, शाहजी भाग गया है। जीरा बोला, उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं मामले को संभाल लूंगा। दोनों वेटरों ने बूटे को संभाल लिया था। मैं नरगिस को हाथ से पकड़कर बाहर खींचता हुआ ले गया। निचले हॉल में अब भी लोग मौजूद थे जो एक दूसरे को धकेलते हुए दूसरों से पहले बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। औरतें अब भी खौफ से चीख रही थी। मैं नरगिस का हाथ पकड़े उसे खींचता हुआ बाहर ले आया। ये एक बारौनक शॉपिंग एरिया था। अगरचे 11 बज चुके थे, मगर बहुत सी दुकानें अब भी खुली हुई थी। अलबत्ता इधर हंगामे की वजह से कुछ दुकानें बंद हो रही थी और सड़क के दूसरी तरफ बहुत से लोग जमा हो चुके थे। हमें भी लोग गाहकों में से ही समझे थे। मैं नरगिस का हाथ पकड़े तेजी से एक तरफ चलता चला गया। चौक के दूसरी तरफ एक खाली रिक्शा खड़ा था। ड्राइवर रिक्शे के करीब फुटपाथ पर खड़ा इसी तरफ देख रहा था। मैंने ड्राइवर को मुखातिब करते हुए कहा, क्यों भाई, चलने का मूड है या नहीं? ड्राइवर बोला, क्यों नहीं चलना जी, कहाँ चलना है? पर हुआ क्या है जी, आप तो उसी तरफ से आ रहे हो। मैंने कहा, रेस्टोरेंट पर हुंडों ने हमला कर दिया था। मैंने नरगिस को बैठने का इशारा किया और फिर खुद भी बैठ गया। कहा, पहले 2 हुंडे होटल से भत्ता लेने आए थे। मालिक ने इनकार कर दिया तो वो अपने 4 साथियों को बुला लाए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठते हुए बड़बड़ाया, बहुत ही बेगैरत लोग हैं जी, बेजमीर। मैंने कहा, कौन? रेस्टोरेंट वाले? ड्राइवर बोला, नहीं जी, हुंडों की बात कर रहा हूँ। समनाबाद से अगरचे इस्लामिया कॉलेज का रास्ता करीब था, मगर ऐसे मौकों पर मैंने कभी भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने रिक्शे वाले को मोची दरवाजे चलने को कहा। मोची दरवाजे पर मैंने रिक्शा रुकवा लिया। उस जगह खासी रौनक थी। मोची दरवाजा सियासी जलसों के लिए खास शोहरत रखता था। वैसे भी उसका शुमार शहर के उन इलाकों में होता था जहां रात भर रौनक रहती थी। उस वक्त भी वहां बड़ी रौनक थी।
रिक्शे से उतरकर मैंने ड्राइवर को किराया अदा किया और मोची दरवाजे के अंदर की तरफ चल दिया। नरगिस ने पूछा, यहाँ किस तरफ जा रहे हो? मैंने कहा, बस चलती रहूं। चंद गज आगे जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। 2 आदमी उस रिक्शे में बैठ रहे थे। वो रिक्शा आगे रवाना हो गया तो मैं नरगिस को इशारा करता हुआ वापस मुड़ गया। मैं चलते हुए इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी खास दुकान को तलाश कर रहा हूँ। लस्सी वाले के साथ फालूदे की दुकान थी और उससे जरा आगे पान सिगरेट की दुकान। यहाँ बहुत से लोग जमा थे। कोई लस्सी पी रहा था, कोई फालूदे से अपना जिगर ठंडा कर रहा था और कोई पान चबाते हुए सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। मैंने कई नौजवानों के गले में मोतिये के हार देखे थे। ये अगरचे छिछोरापन ही था, मगर इसका एहसास किसे था। हम सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए। कुछ दूर तक चलने के बाद हमें एक रिक्शा मिल गया, जिसने हमें दाता दरबार के पिछली तरफ पहुंचा दिया। वहां से हम गलियों में पैदल चलते हुए अपनी कोठी पर पहुंच गए। उस वक्त घड़ी 1 बजा रही थी। मैंने एहतियात से बाहर का गेट बंद किया। बरामदे में पहुंचा तो नरगिस दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो रही थी। मैंने भी अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। नरगिस ने पूरे घर की बत्तियां रोशन कर दी। मैंने कहा, ये चिरागा किस खुशी में हो रहा है? जिस कमरे में रोशनी की जरूरत है वहां बत्ती जलती रहने दो, बाकी बुझा दो। नरगिस बोली, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, घर आकर डर लग रहा है? और वहां तो हंटर वाली की बेटी बनी हुई थी। इतने जोर से गुलदान मारा था, सर में अब तक टीसें उठ रही हैं। नरगिस के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बोली, मुझे अफसोस है, तुम दोनों तो उनके काबू में आ गए थे। मुझे मजबूरन गुलदान उठाना पड़ा। मैं जवाब दिए बगैर उठकर बेडरूम में आ गया। अलमारी से कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। मेरा दिमाग अब तक सुलग रहा था। मैं कितनी देर तक शावर के नीचे खड़ा रहा और फिर कुर्ता पजामा पहनकर बाहर निकला तो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। उस वक्त नरगिस चाय के कप उठाए हुए किचन में से आती हुई दिखाई दी। कमरे में आकर उसने दोनों कप साइड टेबल पर रख दिए और एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। मैं बेड पर पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। नरगिस ने कप उठाकर चाय की चुस्की लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे दोस्त जीरे की शरारत थी। उसने शाहजी को हमारे बारे में इत्तला कर दी होगी। मैंने कहा, पहले मुझे भी यही शुबा हुआ था, लेकिन बाद में शाहजी की बात से पता चल गया कि मेरा शुबा गलत था। गलती मेरी ही थी। वहां जाने के बजाय जीरे को किसी और जगह बुलाना चाहिए था। लेकिन यह बात भी मेरे वहमो गुमान में नहीं थी कि शाहजी मेरे पुराने दोस्तों की निगरानी करवा रहा होगा। और फिर जीरे ने अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश की होती तो वो हमें शाहजी के बारे में ऐसी बातें न बताता। उन लोगों के आने के बाद भी जीरे ने हमारा साथ दिया। अगर हमारे खिलाफ साजिश होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नरगिस बोली, उसने शाहजी के बारे में जो बातें बताई हैं, मुझे तो उनकी सदाकत पर भी शुबा है। मैंने कहा, मुझे कोई शुबा नहीं। ये लोग वाकई रंगों की एक्सपोर्ट करते हैं। रजिया भी मुझे बता चुकी है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो क्या तरीका इख्तियार करते हैं, जबकि जीरे ने उनका ये राज भी फाश कर दिया। नरगिस बोली, क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने कहा, कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। हेरोइन की स्मगलिंग के लिए ऐसे ऐसे तरीके इख्तियार किए जाते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। उनके उस राज का मुझे पता चल गया है। अब मुझे कुछ और मालूमात हासिल करनी है और उसके बाद उन्हें ऐसी चोट लगाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। नरगिस बोली, रजिया तो बुरी तरह तिलमिला रही होगी। मैंने कहा, वो तो अंगारों पर लौट रही होगी। और ये शाहजी जो उसकी हिमायत कर रहा है, क्या तुम समझती हो कि ये मुझसे रकम और जेवरात लेकर रजिया को देगा? नहीं माय डियर, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। शाहजी का ताल्लुक निचले तबके से है। ऐसे लोग एक एक पैसे पर जान देते हैं। लाखों रुपए नकद और करोड़ों की मालियत के जेवरात। अगर किसी तरह ये दौलत उसके हाथ लग भी जाए तो वो उनमें से एक पैसा भी रजिया को नहीं देगा। और रजिया तो अब समझो खत्म हो गई। अब वो सड़कों पर भीख मांगती हुई ही नजर आएगी। नरगिस बोली, मैं रजिया को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। ऐसी औरतें आसानी से हार नहीं मानती। एक शाहजी उसे छोड़ देगा तो वो दूसरा शाहजी या नाजी तलाश कर लेगी। मैंने कहा, हाँ, ऐसी औरतों को वाकई इस किस्म के लोगों की कमी नहीं होती, लेकिन हर शख्स शाहजी या नाजी नहीं होता। नरगिस ने कहा, टेलीफोन करके मालूम तो करो हमारे आने के बाद वहां क्या हुआ होगा। मैंने घड़ी देखते हुए कहा, इस वक्त 1:30 बज रहा है। रेस्टोरेंट बंद हो चुका होगा। नरगिस बोली, अगर पुलिस आई होगी तो बहुत देर बाद जीरे की गुलू खलासी होगी। और फिर वैसे भी वहां अच्छी खासी तोड़फोड़ की गई थी। सब कुछ संभालने में खासा वक्त दरकार है। मालूम तो करो, वहां कोई ना कोई मौजूद होगा, उससे पता चल जाएगा। मैं उठकर हॉल कमरे में आ गया जहां टेलीफोन रखा हुआ था। मैंने रिसीवर उठाकर जीरे के रेस्टोरेंट का नंबर मिलाया। दूसरी घंटे पर ही कॉल रिसीव कर ली गई। भारी मर्दाना आवाज गालिबन किसी वेटर की थी। मैं मूनलाइट रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ जी, रेस्टोरेंट बंद हो गया है। आप कौन है? मैंने कहा, नजीर अहमद से बात करवाओ, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ साहिवाल से। जवाब मिला, वो तो थाने गए हुए हैं जी, आप सुबह फोन कर लें। मैंने कहा, थाने क्यों गए हैं, खैरियत? वो बोला, यहाँ कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था, बड़ी तोड़फोड़ हुई है, कुछ गुंडे तो भाग गए हैं। एक को चौधरी नजीर साहब ने पकड़ लिया। यहाँ पुलिस आई थी, वो आधा घंटा पहले थाने गए हैं।
अब पता नहीं कब वापस आएंगे। मैंने कहा और मुलजिम, उसका क्या हुआ? मेरा मतलब है वो गुंडा जिसे पकड़ा था। वो बोला उसकी यहाँ बड़ी छितरोल हुई है जी, थाने जाकर तो उसको उल्टा टांग दिया होगा पुलिस ने। वो और भी कुछ कहता रहा मगर मैंने रिसीवर रख दिया और नरगिस की तरफ देखते हुए कहा, बूटे को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जीरा भी थाने गया हुआ है, अब सुबह ही उससे बात होगी। मुझे नींद आ रही थी, मैं बिस्तर पर लेट गया।